गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोगों को ऑप्टिक्स चैप्टर का किरण प्रकाशिकी का अगला हिस्सा अगला पार्ट पढ़ाया जा रहा है, जिसमें कि प्रकाश का आवर्तन आज आपको बताया जाएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का आवर्तन क्या होता है? मैंने आप लोगों को 3 घटना बताए थे। प्रकाश जब किसी परत से टकराती है तो 3 घटना होती है, एक लौट जाती है, एक आर पार हो जाती है, ये और दूसरा अवशोषित हो जाती है। तो आर पार होती है। देखें, एक माध्यम होता है। जब प्रकाश की किरणें, ये मान के चलिए पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम, ये पहला माध्यम और ये दूसरा माध्यम। एक तो देखें, जब ये माध्यम, ये एन अभिलंब है, तो यहां से जब मान के चलें ये प्रकाश की किरणें आती है तो इधर मुड़ जाती है। एक मान के चलिए इधर से प्रकाश की किरण जाती है तो इधर मुड़ जाती है, इधर से गई, ये इधर से आई। कहने का तात्पर्य है, जब किसी माध्यम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है तो इस देखिए इधर जाना चाहिए, इसको देखिए तो इधर, ये हल्का इधर जाना चाहिए। तो थोड़ा सा प्रकाश जो है अपने पथों से विचलित, ये रास्ता नहीं जाकर ये रास्ता जाती है, ये रास्ता नहीं जाकर ये रास्ता जाती है। तो जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है या जाती है तो वह अपने पथों से विचलित हो जाती है, यानी अपने रास्ते को छोड़ देती है, और या तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यह अभिलंब है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, या अभिलंब से दूर भाग जाती है। दो ही काम होता है। तो इसी घटना को क्या कहा गया? प्रकाश का परावर्तन कहा गया, सॉरी अपवर्तन कहा गया। तो हम इसकी परिभाषा भी लिखेंगे। तो देखिए, प्रकाश की किरण जब कहते हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथों से विचलित हो जाती है, अपने पथों से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते बदल लेते हैं। तो जब आती है, आप इस अभिलंब पर पड़ती है तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आई यानी आपतन कोण कहते हैं, और जब परावर्तित पथों से विचलित होती है उस कोण को आर कहते हैं, यानी अपवर्तन कोण कहते हैं। इसको आपतन कोण और इसको अपवर्तन कोण कहा जाता है। तो प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होते हैं उस नियम को बतलाया गया कि ये कोण की जया और इस कोण की जया, यानी आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया जो होते अनुपात एक स्थिरांक होता है, जिसे हम अपवर्तनांक भी कहते हैं। एक स्थिरांक होता है। इस नियम को स्नेल ने बताया था, इसीलिए इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। स्नेल का नियम जो है साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू म्यू, या अर्थात अपवर्तनांक, यानी आपतन कोण की जया और परावर्तन कोण की जो जया होती है वो एक स्थिरांक होता है। इस नियम को स्नेल ने दिया था। यह प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम कहा कि प्रकाश के अपवर्तनांक का, यानी आपतित किरण और अपवर्तित, ये किरण आपतित किरण हुई, आने वाली किरण, और ये अपवर्तित किरण हुई, यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। ये तीनों एक ही तल में, ये मान के चलिए यही तल है, एक बोर्ड जो है ये तल है, तो तीनों एक ही तल में होता है। तो ये
दूसरा नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम हैं। जिस तरह से प्रकाश के परावर्तन के दो नियम थे, उसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के अब जो नियम हैं वो हम आपको लिखेंगे। तो देखें, कहता है प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम है, पहला नियम कह रहा है आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। अतः साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू। स्नेल का नियम, इस नियम को स्नेल ने बताया था, इसलिए इसे स्नेल का नियम कहा जाता है, जहां म्यू एक नियतांक है। और इस नियतांक को यानी म्यू को ही क्या कहा जाता है, पहले माध्यम के अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे जी म्यू ए का मतलब एयर, जी का मतलब ग्लास अर्थात कांच। म्यू अर्थात यहाँ पर बता हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जैसे पहला माध्यम जो है वो हवा, दूसरा माध्यम कांच, तो हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इस ढंग से ये सब संभव होता है। तो अब दूसरा नियम जो कह रहा है वो कह रहा है कि तीनों जो होते हैं एक ही तल में होते हैं। दूसरा कह रहा है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। तो इस तरह से दोनों नियम हमारा कंप्लीट होता है। अब आगे चलें तो देखिए नोट, प्रकाश के अपवर्तन के कुछ नोट हम लिखा है आप लोग को कि नोट नंबर 1, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जैसे ये सघन माध्यम से गया विरल माध्यम में, तो इधर अभिलंब जो है उसकी ओर मुड़ जाएगी। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब से की ओर मुड़ती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है। तो इस ढंग से दो बना। अब इसका रीजन क्या है कि सबसे पहले जाने कि माध्यम क्या है, तो ऑटोमेटिक रीजन निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर क्यों भाग जाती है, अर्थात तथा विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर क्यों मुड़ जाती है, इसका क्या रीजन है। तो सबसे पहले जानेंगे तभी तो सघन माध्यम है क्या चीज, विरल माध्यम है क्या चीज। तो इसीलिए सघन माध्यम डेंसर मीडियम, तो डेंसर जो होते हैं वो सघन माध्यम होते हैं। कहने का अर्थात एक ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश गुजरती है उसमें उसका अपवर्तनांक अधिक होता है, और जब अपवर्तनांक अधिक होती है तो प्रकाश का वेग उसमें कम होगा, और जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश का वेग अधिक होता है। यानी प्रकाश का वेग और अपवर्तनांक के बीच जो रिलेशन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। वो अपवर्तनांक अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा कि प्रकाश का वेग कम होगा, जब अपवर्तनांक कम होगा तो प्रकाश का वेग ज्यादा होगा। तो ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग कम होता है, अपवर्तनांक अधिक होते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। इसी के वजह से सघन माध्यम में जब प्रकाश का वेग कम होगा तो स्वाभाविक है कि वो सघन माध्यम में जब जाएगी तो वो मुड़ जाएगी। तेज रफ्तार से जब कोई भी चीज जाती है तो अचानक ब्रेक लगती है तो वो झुकने का काम करती है। तो इसी प्रकार से सेम प्रोसेस होता है। सघन माध्यम एक ऐसा माध्यम है जिसमें कि प्रकाश का वेग कम जाता है और इसका क्योंकि इसका अपवर्तनांक अधिक होता है। इस कारण से ये जो दो घटनाएं हैं, ये दोनों घटनाएं होती है। तो दोनों का हमने डिफिनीशन विरल माध्यम का भी दिया और सघन माध्यम का दिया। तो इस ढंग से आप ये सारे नोट्स को आप क्लियर कर लेंगे। आगे चलें तो देखिए आगे हम आप लोगों को प्रतिबिंब बता रहे, इमेज आप लोग 10 में भी पढ़ चुके हैं। तो इमेज बनने का कारण क्या होता है, सबसे पहले रीजन जाने कि इसके मुख्य शर्त क्या होते हैं। इमेज परावर्तन और अपवर्तन के बाद बनती है। जैसे आप किसी मिरर के सामने, दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपका जो
चेहरा है वो दर्पण में दिखाई पड़ता है, तो दर्पण में जो दिखाई पड़ने वाला जो चेहरा है वो प्रतिबिंब होती है, और आप जो खड़े होते हैं वो आप बिंब कहलाते हैं। तो जब किसी दर्पण के सामने हमारा प्रतिबिंब बनता है तो उसका क्या शर्त होता है, तो हमने 3 शर्त आप लोगों के सामने हम रखेंगे। इन 3 शर्त से ही क्या होते हैं कि प्रतिबिंब का निर्माण होता है। 3 कंडीशन है, तो परिभाषा हम बाद में बताएंगे, पहले शर्त जान लें कि प्रतिबिंब का शर्त होता है। पहला है, मान के चलिए ये कोई दर्पण है, कोई सा दर्पण, उत्तल अवतल दर्पण है, जो भी दर्पण हो। अब ऐसे तो अवतल दर्पण बना, तो जब किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण जब दर्पण पर आती है तो वो क्या होती है कि प्रधान अक्ष को काटती है, यानी प्रधान अक्ष से फोकस बिंदु आपको बताया था, फोकस से गुजरती है, यानी समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से होकर गुजरती है। ये देखिए इस ढंग से गुजर, तो फोकस से होकर गुजरती आपस में वास्तविक रूप से काटती है। अब यही चीज को हम एक उत्तल दर्पण में लें तो देखें उत्तल दर्पण में क्या होता है, आपको बतलाया गया था ये ऐसे और ये ऐसे, तो यहाँ पर ऐसे करें तो इस ढंग से काटती हुई प्रतीत होती है प्रकाश के अपवर्तन के बाद, परावर्तन के बाद। तो जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है वही बिंदु क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। तो यानी परावर्तन घटना के बाद जो कट रही है वो पहला शर्त है कि समांतर आने वाली प्रकाश की किरण। दूसरा शर्त बताया गया कि अगर फोकस से होकर वस्तु का प्रकाश गुजरता है तो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता है किरण। तीसरा बताया गया कि अगर वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वो सीधी ऐसे वक्रता केंद्र से होकर गई तो इसी होकर सीधी ऐसे गुजर जाती है, यानी इसी रास्ते से रिटर्न हो जाती है, क्योंकि वक्रता केंद्र लंबों के अभिलंब का कार्य करती है। तो इस ढंग से 3 चीज बताए, 3 शर्त होते हैं। पहला, दूसरा, जो फोकस से होकर गुजरेगा तो समांतर हो जाएगा, अगर अभिलंब से ये वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा तो आपस इसी रास्ते में टकराकर फिर वो पुनः वापस हो जाती है इस ढंग से। तो ये 3 कारण है प्रतिबिंब बनने के। तो हम चले प्रतिबिंब के निर्माण को हम आगे भी समझेंगे। इसकी अब परिभाषा देखें, प्रतिबिंब निर्माण की क्या परिभाषा। तो हमने परिभाषा इस तरह से हम दे सकते हैं कि जब किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, दोनों परावर्तन के बाद भी हो सकती है, अपवर्तन के बाद भी, क्योंकि आपने ग्लास में लकड़ी को डुबो दें तो लकड़ी जो होती है वो तिरछी दिखाई पड़ने लगती है। पानी ग्लास में ले लें और उस ग्लास में लकड़ी को या पेन को डुबाएं, पेंसिल को डुबाएं तो वो तिरछा दिखने पड़ता है, यानी उसका प्रतिबिंब जो है अलग बन रहा है। यानी कहने का तात्पर्य है अपवर्तन और परावर्तन दोनों ही स्थिति में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो परिभाषा हम इस ढंग से दे सकते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस किसी बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है या आभासी रूप से मिलती है, जिस रूप में मिले, वास्तविक रूप से मिलने को हम अब संसरित करते हैं और आभासी रूप से मिलने को अपसरित करते हैं। चाहे कन्वर्ज हो और या डाइवर्ज हो, तो दोनों स्थिति में मिले, तो दोनों स्थिति में मिलने के बाद जिस बिंदु पर दोनों स्थिति में मिलती है वही बिंदु उस वस्तु का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। तो हम चले, प्रतिबिंब जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी। क्योंकि जो वास्तविक रूप से जब मिलता है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, आभासी रूप से जब मिलता है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो अब चले इसकी परिभाषा हम नोट करें। तो देखिए प्रतिबिंब की परिभाषा कह रहा है किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस किसी बिंदु पर संसरित या अपसरित होती है वही बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। तो वास्तविक प्रतिबिंब
कहते किसको हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस किसी बिंदु पर संश्रित होती है, क्या लिखेंगे? जिस किसी बिंदु पर संश्रित होते हैं या वास्तविक रूप से काटती है, मिलती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा, हम काल्पनिक प्रतिबिंब की परिभाषा यहां से ही लिख सकते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस किसी बिंदु पर अपसरित होती है या वास्तविक रूप से, काल्पनिक रूप से काटते हैं, वास्तविक रूप से नहीं, काल्पनिक रूप से मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? वस्तु का प्रतिबिंब। उस बिंदु को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में डिफरेंट है, काफी डिफरेंट माना जाता है। तो देखें, काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो सबसे पहला अंतर बताएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक रूप से कटने पर बनती है, वास्तविक रूप से कटने पर। दूसरा, यहीं से संश्रित रूप से कटने पर होती है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। काल्पनिक प्रतिबिंब जो है काल्पनिक रूप से कटने पर बनती है या अपसरित होने पर बनती है। दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा उल्टा होता है। जैसे मान के चलिए ये आपका P लिखा हुआ है ना, तो ये P कैसे दिखाई पड़ेगा? ऐसे दिखाई पड़ेगा, उल्टा दिखाई पड़ेगा। ये इस तरह से मान के चलिए ये 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 कैसे दिखाई पड़ेगा आपको? उल्टा दिखाई, ये 2 ऊपर, ये नीचे आ जाए, ऐसे दिखाई पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जब वास्तविक प्रतिबिंब बनती है तो ये जो है ये आपको क्या करते हैं? उल्टा इमेज दिखाई पड़ता है। इमेज कैसा दिखाई पड़ता है? उल्टा दिखाई पड़ता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं वो उल्टा होते हैं। क्या दूसरा अंतर? काल्पनिक प्रतिबिंब जो होते हैं वो सीधा ही होते हैं, सीधा होता है। जैसा वस्तु दिखता है वैसा ही दिखाई पड़ेगा आपको। तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधे होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होते हैं। दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर आप लिख सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जाता है, आप पर्दे पर उतार सकते हैं। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये वास्तविक है, वास्तविक रूप में कट रहा है, जिसका आप कैमरा में जो है वो कैच कर रहा है रियल इमेज के रूप में। ये उल्टा हम लोग पढ़ा रहे हैं तो आपको सीधा दिखाई पड़ रहा है। तो इस ढंग से ये वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं वो पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब जो होते हैं उसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। ये तीसरा अंतर हुआ, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो वास्तविक जो प्रतिबिंब होते हैं वो दर्पण के सामने बनने का कार्य करते हैं। दर्पण के सामने, चाहे कोई भी दर्पण हो उसके सामने बनेगा। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनते हैं, दर्पण के पीछे बनते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनते हैं या दर्पण के आगे बनते हैं। इस ढंग से हम वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर को आसानी से लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में आप लोगों को इससे आगे बतलाया जाएगा। तब तक के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट से हर एक क्लास का वीडियो आपको मिलेगा। 9 का मैथ मिलेगा, 10th का मैथ मिलेगा, 12th का मैथ मिलेगा, फिजिक्स मिलेगा, 9th का संस्कृत मिलेगा। सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है और इस प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे।